नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। ग्रेगोरियन कैलेंडर 2026 के नई बिगिनिंग्स 1 जनवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए इस शुभ मौके पे डॉक्टर विक्रम सिंह सर, पर पिटाई होने वाली है बहुत लोगों की। इंद्रजीत सिंह, अ नेम हैज स्टार्टेड बजिंग अक्रॉस ऑल द सर्कल्स, और इनका नाम लेते ही बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट घबरा क्यों रहे हैं? दबा-दब पर लगातार रेड्स पड़ रही हैं इनके ऊपर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस ऑन द शो। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है। ये है कौन ये जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और जिनसे पॉलिटिशियंस लिंक्स होने से घबरा रहे हैं? जी सर। नमस्कार गायत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नए साल की शुरुआत में हम कर रहे हैं। 31 दिसंबर को सामान्यतया एक उत्सव का वातावरण रहता है, लेकिन दो जगहों पर सुबह जहां पर ईडी और सीबीआई के अधिकारियों ने ऐसे एक बढ़िया काम किए, भ्रष्टाचार को उजागर किया। और इस तरीके का भ्रष्टाचार, जैसे आपने कहा कि इंद्रजीत सिंह यादव, पहले हम इनकी बात कर लें। ये वो माफिया है, ये वो है जो कि इन्होंने एक नई दिशा में और नए डायमेंशंस ऐड किए हैं माफिया गतिविधियों में। 15 मुकदमे हैं। 15 मुकदमे तो जो है वो ही हैं, सिक्योरिटी साथ साथ लेके चलते हैं। और सिक्योरिटी ऐसी कि कोई ये समझेगा कि जैसे ये मिनिस्टर हैं। और इनके बारे में कम लोगों को ये मालूम है कि जो पिछला घटनाक्रम हरियाणा में हुआ था, उसमें आपने देखा होगा कि जो पूरन सिंह आत्महत्या हुई थी, जो वरिष्ठ अधिकारी थे आईजी हरियाणा पुलिस के। और उसके बाद दूसरी से जुड़ा दूसरा आत्महत्या का मामला था कि जो एएसआई, क्या नाम था उसका, संदीप लाथर, दोनों के कनेक्शन में आपने एक नाम देखा होगा कि जो इनका नाम आया था इंद्रजीत सिंह यादव का। इंद्रजीत सिंह यादव का नाम आया था, क्यों आया था? संदीप लाथर ने यह आरोप लगाया था कि 50 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही थी मृतक आईजी द्वारा इनको एक कृतल के हत्या के मामले में निकालने में। इसके बारे में हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हम ये देख लें कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई को लेकर के ये कहां तक इसके तार जा रहे हैं। कार्रवाई जो हुई थी, अगर आप उसको गौर करें तो आप ये देखिएगा कि इनके ऊपर दिल्ली में ईडी ने 10 लोकेशंस पे छापे डाले। कहां कहां? दिल्ली, गुड़गांव और रोहतक। और ये रहते यूएई में हैं। ये कैसे भाग गए यूएई, कैसे इसने जाने दिया? और इनकी फोटोएं जो राजनेताओं के साथ हैं, वो राजनेता इन्हीं की बिरादरी के जितने देश के शीर्षस्थ नेता हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, उनके तो है ही है, लेकिन सत्तारूढ़ दल के भी नेताओं के साथ इनकी फोटोएं हैं। और ये बताया जाता है कि राजनेताओं के और वरिष्ठ अफसरों के पैसे को ये सूद पे ठिकाने पे लगाता था, वरना इसके बराबर टिकली चोर और इस तरीके का आदमी, जिसके ऊपर ये भी बताते हैं कि एलविश यादव के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ था, उसमें भी इसका नाम आया था। अब मुझे तो, मैं इस लाइन का हूं नहीं, लेकिन बताते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर इसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और 1 मिलियन फॉलोअर करने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस इनके ऊपर है। अब इनके ऊपर देखिए बरामदगी क्या हुई है। बीती रात नए साल में ईडी के अधिकारियों को भी बड़ा जो है क्रिएटिव हो गए हैं कि नोटों के जो गड्ढे मिले उस पे उन्होंने सजा करके ईडी दिखाया। मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके कि ईडी ने उन नोट की गड्ढियों को ईडी की शक्ल में दिखाया। और मैं मुबारकबाद दूंगा कि ईडी के अधिकारी, कर्मचारी, जो सब लोग नए साल की शुरुआत में अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन्होंने छापा डाला। बरामदगी है 5.25 करोड़ रुपए नगद। ज्वेलरी है जिसमें हीरे ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे हीरे की खान हो। 8-9 करोड़ की तो आपकी ज्वेलरी मिली है। प्रॉपर्टी के पेपर्स लगभग मिले हैं 45 से 50 करोड़ तक के प्रॉपर्टी के पेपर्स। 15 एफआईआर इनके ऊपर पहले से हैं। और जिस तरीके के जो एफआईआर हुई हैं, अगर आप उन पे गौर करें तो आपको दिखाई पड़ेगा इसमें आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन, हत्या, लोन सेटलमेंट। लोन सेटलमेंट के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। जमीन के जबरन यानी लैंड ग्रैबिंग, और क्रिमिनल नेटवर्क को चलाना और अपना गिरोह चलाना, गिरोह के माध्यम से लोन सेटल कराना। अब इनकी जो मोडस ऑपरेंडाई ये थी कि ये लोगों के पैसे लेके सैकड़ों करोड़ ये चलाते थे। और इनकी दो एक फर्जी कंपनियां थी। कंपनियों के नाम जेम ट्यून्स और दूसरा जेम रिकॉर्ड्स। ये म्यूजिक कंपनीज थी। अब इनका कोई कितना बिजनेस क्या रहा होगा
लेकिन वास्तविक बिजनेस था कि इन्हीं कंपनी की आड़ में ये लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन का काम इन्हीं कंपनियों के माध्यम से गायत्री जी ये करते थे। अब इसके उपरांत अगर आप देखें इनके आपराधिक साम्राज्य चलता कैसा था, ये अगर आप वहां दें कि एक गांव है हरियाणा में, और अगर देखें कि ये दीघल गांव, झज्जर में एक गांव है दीघल गांव, यहां पर 20 से 50 की आयु तक के लोग हैं, लगभग 1200। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये 1200 लोग 100 से 400 तक के करोड़ का लेन देन करते हैं, सूद के ऊपर पैसा चलाते हैं। और एक कंपनी है अपोलो कंपनी, इसमें एक वहां पर आदमी था जिसका नाम था पहलवान मंजीत पहलवान, उसका नाम ही था 6 फुटा 3, क्योंकि वो 6'3" उसकी हाइट थी और वो लेन देन के काम में हस्तक्षेप करता था। उसकी हत्या हुई। हत्या में राव इंद्रजीत सिंह यादव का नाम आया और उसी के हत्या के नाम हटाने के लिए यह आरोप लगाया जा रहा था कि 50 करोड़ की मांग की गई थी, 50 करोड़ की मांग की गई थी। तो यहां पर यह कहता था कि पहले तो ये लोन दिलवाता था इन्हीं लोगों से और 5% के ऊपर लोन दिलवाता था, फिर उन्हीं से कहता है कि तुम लोन वापस मत करो, सूद मत दो, और फिर बिचौलिया बनकर कहता था कि हम दिलवाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि डबल शफल करता था, लोन दिलवाना, फिर सूद का फिक्स करना, फिर कहता सूद भी मत दो मूल भी मत दो, और फिर बीच पढ़ करके जैसे बंदर बांट जिसको कहते हैं उसको हड़प लेना। तो इतना बड़ा ये फ्रॉड था ये कि पहले उसमें बीच में पड़ना। तो राव इंद्रजीत सिंह यादव इतने शातिर दिमाग का था और जो बरामदगी हुई से उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अब ये जो आरोप है, आरोप नंबर 1 गायत्री जी कि बड़े बड़े राजनेताओं का पैसा और अधिकारियों का पैसा इसने लगवाया था और उसके सूद के ऊपर ये सूद वगैरह देता था और माल वापस कराने में और इस तरह, क्योंकि सारे जो ट्रांजैक्शन थे आप समझिए कोई चेक और ड्राफ्ट से नहीं होते थे, केवल कैश से होते थे। और कैश ट्रांजैक्शन में आप समझ सकती हैं कि कितना ज्यादा घालमेल इसने किया होगा, कितनी प्रॉपर्टीज इसने रखवाई होंगी और कितने के पेपर्स इसने रख लिए होंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज के पेपर मिले हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स वही हो सकता है कि इसने गिरवी रखा हो सकता है कि जबरदस्ती रख लिया हो, यह हो सकता है इसकी अपनी भी हो। लेकिन कितने शातिर दिमाग का है आप समझ सकती हैं। लालू प्रसाद यादव जी के साथ इनकी फोटो और तमाम बड़े पूर्व मुख्यमंत्री जी या मौजूदा मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी फोटो और तमाम राजनेताओं के साथ ये फोटो खिंचवाना। लेकिन आप याद करें एल्विश यादव के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, जो कि कोई यूट्यूबर है, और उसके जो ऊपर जो आक्रमण हुआ था उसमें भी इसका नाम आया था। अब इस केस में यह बताया जाता कि मंजीत पहलवान 6'3" इसकी हाइट थी मंजीत पहलवान की। इसके मर्डर में ये कहीं शादी से लौट रहा था, ताबड़तोड़ 8 गोली मंजीत पहलवान को मारी, उसकी वहीं मृत्यु हो गई, इसमें इनका नाम आया था। लेकिन इसी में ये बताते हैं कि इनका नाम निकलवाने के लिए इस हत्याकांड से 50 करोड़ रुपए की मांग, मतलब एक आपने भी सुना होगा रिश्वत, लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख की तो सुनी होगी, लेकिन इतनी बड़ी रिश्वत आपने किसी क्रिमिनल केस में हटाने लगाने के लिए मैंने नहीं सुनी है। तो आप समझ सकती हैं कि कितना शातिर और कितना बड़ा ये प्रकरण रहा होगा। तो इस चीज में तो ये था कि ईडी की बरामदगी के लिए ईडी को बधाई, उन्होंने जो नोट सजा करके रखे उसके लिए भी उनको बधाई, क्योंकि दिखाया पड़ता है कि कितनी बरामदगी हुई। बैंकों से नोट काउंटिंग जो मशीन होती है वो मंगा करके, करेंसी काउंटिंग मशीन लगा करके नोट गिने गए और उसको गिनने में काफी समय लग गया। तो इनका तो खैर नया साल इसी में बीत गया कि इनकी इंद्रजीत सिंह यादव की संपत्ति जो इन्होंने बरामद की, ज्वेलरी बरामद की, उसका मूल्यांकन करने में। तो गायत्री जी ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी पूछताछ और इसके जो तार निकल करके आ रहे हैं उसके ऊपर अब आपका अनुसंधान होगा, मैं समझता हूं हफ्तों महीनों चलेगा, और उसके बाद ये मालूम पड़ेगा इसके चैनल, अगर इसका ठीक से इंटरोगेशन हो जाए, नार्को एनालिसिस हो जाए, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए, किसके किसके पैसे लगा, क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि किन राजनेताओं के पैसे और किन वरिष्ठ अधिकारियों के पैसे इस ठिकाने लगाए थे या उनका निवेश करवाया था, यह भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि सरकार का ही पैसा लूट का या रिश्वत का पैसा आया है, वो न केवल सरकार के पास वापस जाना चाहिए, बिल उसको बरामद करने के साथ साथ उसके तार और कहां कहां गए हैं उसके बारे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आवश्यक है गायत्री जी। लेकिन ये देखिए संजोग ऐसा है, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे थे
कि उत्तर प्रदेश के झांसी में भी एक बहुत ही सनसनीखेज सीबीआई ने छापा मारा, कदाचित आपको मालूम होगा। और दुर्भाग्य से ये पता लगता है कि सामान्यतः महिलाओं से और महिला अधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सत्यनिष्ठा की और ईमानदारी की एक मिसाल होंगी। अब कस्टम सेंट्रल एक्साइज का ये प्रकरण है। झांसी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का जिला है और 31 दिसंबर बुधवार के दिन झांसी में 5 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ये सीजीएसटी के कस्टम सेंट्रल एक्साइज विभाग के ये अधिकारी और कौन कौन थे, एक डिप्टी कमिश्नर और उसमें महिला वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठतम जो पकड़ी गई हैं प्रभा भंडारी। शर्मिंदगी की बात यह है कि एक तो वरिष्ठ अधिकारी क्लास 1 और वो भी महिला। तो मैं समझता हूं कि ये चीज भी बड़ी चिंता की और दुख की बात है कि महिला अधिकारी जो हैं इस तरह के स्कैंडलस कामों में शामिल हो रही हैं। दूसरे 2 टैक्स सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार तिवारी और अजय कुमार शर्मा, नाम लेना इसलिए जरूरी है कि सबको मालूम होना चाहिए ये कौन महानुभाव है जो कि इस शर्मनाक काम में शामिल थे। दूसरे एक एडवोकेट थे नरेश कुमार गुप्ता और चौथे थे आपके मतलब 5 लोग, 5वें थे एक प्राइवेट कंपनी के एक मालिक जिनसे रिश्वत की लेन देन की बात थी। बरामदगी क्या थी? 70 लाख रुपए नगद तो रिश्वत के बरामद हुए। उसके बाद जब घरों की तलाशी हुई तो आप ये बताइए घरों से कितना बरामद हुआ गायत्री जी? 100 सोनार की, 1 लोहार की। 1,60,00,000 रुपए और कैश और ज्वेलरी। इसके अतिरिक्त आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से 10-10 साल की नौकरी के अंदर लोगों के पास ये करोड़ों करोड़ों रुपए अगर आ रहे हैं तो जाहिर है कि ये सरकार के टैक्स की चीज, जनता के धन की चोरी है। और इनके बारे में भी इनकी चल अचल संपत्ति न केवल कुर्क होनी चाहिए बल्कि इनको सेवा से डिसमिस होना चाहिए। हमने ये देखा कि बहुत दिनों से डिसमिसल नहीं हुआ है। इस तरीके के जहां पे ऑन द स्पॉट अरेस्ट होती है, ऑन द स्पॉट रिकवरी होती है, तो गायत्री जी वहां पर छोटा मोटा हीला हवाला नहीं, अनुच्छेद 311 संविधान में यह शक्ति सरकार के पास होती है कि बिना जांच के जनहित में इनको सेवा मुक्त कर दें और सेवा मुक्त के साथ साथ ये केस चलता रहेगा। और केस चलने के साथ साथ इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर लें, इनको कोई पेंशनरी बेनिफिट्स न मिलने चाहिए। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो कुछ भी इनके जो संपत्ति है, ज्वेलरी है और जो इन्होंने निवेश किया, ये तो आपने देखा केवल 24 घंटे का परिणाम है। 24 घंटे में 70 लाख नगद रिश्वत के, 1,70,00,000 के रुपए के नगद और ज्वेलरी ये घर से बरामद हुआ। बाकी अभी तलाशी की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसको फेथफुली आगे बढ़ाएं तो ये मान के चलिए कि अगर एक नमूने में आपको इतने करोड़ रुपए मिल गए, अगर गहराई से अनुसंधान किया जाए तो गायत्री जी कितनी बरामदगी हो सकती है इसका आप अंदाज लगा सकती हैं। लेकिन ये एक नमूना था, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा। पहली चीज ईडी को जो उन्होंने इनके ऊपर, यादव जी के ऊपर छापा मार करके इनके ऊपर कार्रवाई की और इनके ऊपर ये जो सीबीआई का जो झांसी का प्रकरण था, तो इंद्रजीत यादव के प्रकरण तो फिर बहुत ही सनसनीखेज है। इसमें मर्डर भी है, इसमें एक्सटॉर्शन भी है। सर इंद्रजीत यादव, अगर मैं इनका ट्रैजेक्टरी देख रही हूँ, ये उस टाइम पे ज्यादा फले फूले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में थी। ये इस वक्त छुपे हुए हैं यूएई में। कहीं पॉलिटिशियन वाला इनके ऊपर क्रैकडाउन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस आने वाले हैं। जनरली ऐसा होता है कि सोर्सेस ऑफ फंडिंग को रोकने की कोशिश की जाती है इलेक्शन से पहले, जहां से फंड्स आते हैं। जी सर। गायत्री जी सही निष्कर्ष ये खजांची है। आजकल इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है कि जो रिक्शे पर या साइकिल पर या टेम्पो पे रख बैठ के चला जाता था। अब इलेक्शन करोड़ों करोड़ों में खर्चा होता है और ये करोड़ों कहां से आएंगे? ये करोड़ आएंगे राव इंद्रजीत यादव, ऐसे लोग ही इनके जो हैं खजांची है, वही इनको देंगे और उसके बाद फिर इसी तरह से वसूलेंगे दोबारा। आपका सही निष्कर्ष है, क्योंकि अगर जिस फले फूले थे जिस युग में, तो वहां के राजनेताओं को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे आपने फलने फूलना दिया इन असुरों को, इन राक्षसों को फलने फूलने कैसे दिया, इनके अपराधों के ऊपर नजरअंदाज कैसे किया। और लाख रुपए की बात गायत्री जी ये है कि इनको आपने सिक्योरिटी कैसे दी। अगर सोशल मीडिया पे आप इंद्रजीत यादव की फोटो देखें तो मालूम पड़ेंगे सुरक्षा कर्मी ऐसे चल रहे हैं उनके साथ जैसे क्या कैबिनेट मिनिस्टर के साथ चलते हैं। इनकी जो हाई एंड व्हीकल्स देख लीजिए, करोड़ों रुपए की गाड़ियां इनके ऐसे खड़ी हैं जैसे आपके घर के बाहर, हमारे घर के बाहर साइकिल और वो खड़ी होती हैं। तो ये जो इनकी नक्शेबाजी है, ये जो महिमा मंडित हो रहे हैं, जाहिर है कि ये राजनेताओं के बिना सहयोग के, सपोर्ट के थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन गायत्री जी इस चीज का पटाक्षेप तभी हम मानेंगे
जब इसके पूरे करोड़ों अरबों रुपए का मूल्यांकन हो जाए, उनकी बरामदगी हो जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। आपका सही निष्कर्ष है कि पंजाब में इलेक्शन अब प्रस्तावित है और उस इलेक्शन में पैसे का खर्चा होना है, तो पैसा कौन देगा? पैसा यही लोग तो देंगे, यही लोग तो ऐसे जिन्होंने इस तरीके की अनैतिक कमाई की है, और उसको उसका निवेश करेंगे और उसके बाद उसकी बरामदगी करेंगे मूल सूद समेत के साथ। सर, इनका जो मैंने सामने ब्यौरा खोल रखा है, 2016 से ये इनके पास पैसे आने शुरू हो रखे थे। फास्टेस्ट एंड बिगेस्ट राइज वाज ड्यूरिंग 2016 टू 2022 फेज। और इस टाइम सत्ता में दिल्ली में कौन था सर? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तो अभी गए ना, रिसेंटली गए, इससे पहले तो थे ही वो लोग यहाँ पे। और 2018 से 2023 के बीच में इन्होंने जबरदस्त प्रॉपर्टीज और मतलब तकरीबन 45 से 50 करोड़ का वर्थ ऑफ एसेट, सर, व्हाइट एसेट, नॉट ब्लैक, व्हाइट एसेट इन्होंने इकट्ठा किया उस वक्त। तो अगर व्हाइट एसेट सर 40 से 50 करोड़, तो मैं ब्लैक में कम से कम उसको 200-250 करोड़ मानूंगी। बिकॉज जनरली यही होता है कि लोग दिखाते, जो एक मैं सिंपल स्टडी कहूँ, 1/4 ही दिखाते हैं लोग, उससे ज्यादा दिखाते नहीं है। सो काफी इट लुक्स लाइक पंजाब इलेक्शन से पहले ऐसा लगता है, अगर हम तारों को जोड़े, मे बी बहुत सारी चीजें बाद में निकल कर आएंगी, बट लुक्स लाइक कि ही इज बीन वन ऑफ द मनी लेंडर्स और स्पॉन्सरर्स, या फिर पैसा इकट्ठे करने वाला। कुछ तो इनका केजरीवाल के साथ कनेक्शन रहा है। दिल्ली में केजरीवाल के टाइम पे वही लोग ग्रो किए हैं जो उनके अपने थे, बाकियों को उन्होंने उठने भी नहीं दिए ड्यूरिंग दैट टाइम। जी सर। सही निष्कर्ष है गायत्री जी, क्योंकि इंद्रजीत यादव हैज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू बिफोर द ईडी एंड अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। आपने सही कहा कि जब उसकी 50 करोड़ की वाइट की एक तरीके से आमदनी ऑन रिकॉर्ड्स है, तो आपकी उसके बाद जो है, क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि 3 कंपनियों का नाम आ रहा है, एक है जेम्स ट्यून्स, दूसरी है जेम रिकॉर्ड्स और तीसरी है अपोलो इंडस्ट्रीज। पहली दो तो जो जेम ट्यून्स है और जेम रिकॉर्ड्स हैं, ये तो आपकी शेल कंपनी से, ये तो एस्टैब्लिश्ड है, इसका कोई बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है। अपोलो को इसने अपना जो लोन वाला जो रैकेट था उसमें फंसा करके और लोन दिलवा करके लोन वापसी में इसने अपना उल्लू सीधा किया, लेकिन बिना राजनीतिक सहयोग संरक्षण के इतना बड़ा राक्षस पैदा नहीं हो सकता है। जाहिर है कि जिस पीरियड में ग्रोथ हुई है, उस पीरियड में जो राजनेता थे, जो सरकार थी, वो इसके बारे में स्पष्टीकरण दे कि आखिर आपने कोई कार्रवाई करना मुनासिब क्यों नहीं समझा। अब उसके तमाम तर्क वो देंगे। आपने आज भी कहा कि किसी कहीं की कोई बात आती है तो ये आप देखेंगे कि राजनेता, विशेषकर आम आदमी पार्टी के राजनेता, अपनी जिम्मेदारी कभी मानते नहीं है। वो यही कहते हैं कि साहब ये दूसरों की जिम्मेदारी है, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार किसी और की है। बहरहाल ये दोनों की जिम्मेदारी है, सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस पे प्रभावी कार्रवाई करना चाहिए था। और अब भी प्रायश्चित करना चाहें तो जो संपत्ति बरामद हुई है उसको कुर्क करने के साथ साथ बाकी जो संपत्ति का निवेश, क्योंकि इसके बारे में ये मान के चलिए क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन आदि, इसका पूरा निवेश भी राव इंद्रजीत यादव ने जरूर किया होगा। उसका अनावरण करके उसके देश की जनता को और भारत सरकार उसको बरामद करे और कार्रवाई करे। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो सभी तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। गायत्री जी, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू। थैंक यू सर।